या इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है, मोल फ्रैक्शन। और इसको हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि मोल भिन्न x बराबर किसी विलयन में a यदि एक से ज्यादा घटक है तो जिस घटक की आप मोल भिन्न निकाल रहे हो तो उसके मोल ऊपर ले लें आप, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक घटक के मोल बटे कुल मोल। तो हम कह सकते हैं कि एक घटक के मोल और कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल भिन्न कहलाता है या मोल अंश कहलाता है। यदि हम इसके मात्रक की बात करें बेटा तो ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है। तो मतलब इस प्रकार की सांद्रता का कोई मात्रक नहीं होता। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये एक यूनिट लेस कॉन्सेंट्रेशन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिए, एकमात्र सांद्रता जिसका कोई मात्रक नहीं होता वो है मोल भिन्न। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है और विलयन एक से ज्यादा घटकों से मिलकर बना है, तो सभी घटकों के मोलों को आप जोड़ दें और उसमें डिवाइड करके हम मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा घटक है कि जैसे N1A प्लस N2B प्लस N2C, तीन घटक हैं A, B और C और उनके मोल हैं N1, N2 और N3, ये इनके मोल हैं। यदि मान लीजिए इनके मोल अंश XA, XB तथा XC हो, तो बेटा आप एक एक घटक का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे घटक A के मोल अंश निकालने हैं, तो हम जानते हैं घटक A के मोल अंश मतलब XA बराबर जिस घटक का मोल अंश आप निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रखें। तो घटक A का मोल है आपके पास N1 बटे कुल मोल हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3। इसी प्रकार से घटक B के मोल अंश यानी कि XB, ये हो जाएगा बेटा N2 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? इसी प्रकार से घटक C के मोल भिन्न मतलब XC निकालने के लिए हम करेंगे N3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो जिस भी घटक के आपको मोल अंश निकालने हैं उसके मोल ऊपर रखें और नीचे कुल मोलों की संख्या का भाग लगा दें। तो इस तरह से किसी भी घटक का मोल अंश निकाला जा सकता है। तो बेटा ये है मोल अंश के बारे में, मोल भिन्न के बारे में कि मोल भिन्न को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक घटक के मोल बटे कुल मोल का अनुपात ही मोल भिन्न कहलाता है। और यह एक यूनिट लेस सांद्रता होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी भी विलयन में एक से ज्यादा घटक हो सकते हैं, लेकिन इन सभी घटकों का जो योग होता है बेटा वो सदैव इकाई होता है। किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, देखिए मोल अंश के बारे में हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। नंबर 1, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों का के मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। यानी कि जैसा कि हमने देखा कि तीन घटक थे XA प्लस XB प्लस XC, यदि हम तीनों का योग कर दें मोल अंशों का तो ये
सदैव इकाई प्राप्त होता है। XA प्लस XB प्लस XC बराबर इकाई प्राप्त होगा। नंबर 2, यदि नंबर 2 की यदि हम बात करें तो देखिएगा, नंबर 2 है, यह एक यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मोल मिलने के बाद में बारे में तीसरी बात है कि यह एक W/W, यह W/W प्रकार की सांद्रता होती है, W/W प्रकार की सांद्रता होती है। और हम जानते हैं बेटा कि जो W/W प्रकार की सांद्रता होती है तो वह ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो नंबर 4 है, यह ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्लियर है? तो मोल अंश के बारे में ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। नंबर 2, यह एक यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन होती है। नंबर 3, यह W/W प्रकार की सांद्रता है। और नंबर 4, यह ताप से प्रभावित नहीं होती है। और नंबर 5, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी शुद्ध घटक, किसी भी शुद्ध घटक के मोल अंशों का योग, शुद्ध घटक के मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। किसी भी शुद्ध घटक के मोल अंश सदैव इकाई होता है। आप अंशों का योग कह दो या आप यूं कह दो कि किसी भी शुद्ध घटक के मोल अंश, शुद्ध घटक का जो मोल अंश होता है वो सदैव इकाई होता है। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि शुद्ध घटक के मोल अंशों का या मोल अंश सदैव इकाई होता है। ठीक है? जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक प्रश्न दूं तो चलिए बताइए। नंबर 1 है कि 6.5 ग्राम अमोनिया है का आपको मोल अंश ज्ञात करना है। मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो बताइए 6.5 ग्राम अमोनिया है, इसका आपको मोल अंश ज्ञात करना है। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमोनिया केवल अकेला एक ही घटक है तो हम इसको शुद्ध घटक मान सकते हैं। और हम जानते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी शुद्ध घटक का जो मोल अंश होता है वो सदैव इकाई होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 6.5 ग्राम अमोनिया का मोल अंश कितना होगा, तो बेटा इसका जो मोल अंश होगा XNS3 वो हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 1 मोल। देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। मोल भिन्न, तो बेटा मोलरता के ऊपर दूसरा प्रश्न अपना नंबर 2 है कि 10% W/W कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश ज्ञात करना है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश ज्ञात कीजिए। करिए। तो 10% W/W कैल्शियम कार्बोनेट में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, इसका जो आंसर है वो इस लैंग्वेज में छिपा हुआ है। सबसे पहले आप इसको सोल्व करें। हम जानते हैं कि 10% W/W कैल्शियम कार्बोनेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 90 ग्राम जल में उपस्थित है। ठीक है? तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 घटक है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक जल है।
तो सबसे पहले हम इनके मोल याद कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने के लिए ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है 10 बटे इसका जो अणुभार हम जानते हैं 100 होता है। तो ये आ गया बेटा, इसके मोल हो गए 1/10 मोल, ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल है। इसी तरह से H2O के मोलों की यदि हम बात करें तो H2O के मोल ग्राम में मात्रा है इसकी 90 और अणुभार है इसका 18, तो ये आ गया बेटा कट पीट के 5 मोल। तो ये हमारे पास H2O के मोल भी आ गए। अब दोनों घटकों के मोल हमारे पास है, तो हम किसी भी एक घटक का हम मोल अंश निकाल सकते हैं। हमें पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश, तो देखिएगा ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश आया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल बटे कुल मोल, तो इसका जो मोल है 1/10 बटे कुल मोल है 1/10 प्लस 5, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कि ये आ गया 0.8 और ये आ जाएगा 0.8 प्लस 5, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 0.8 बटे 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/51, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश। इसी प्रकार से आप जल के मोल अंश भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश यदि मैं XA मानूं और पानी H2O का मोल अंश यदि हम XB मान लें, तो दोनों घटकों के मोल अंशों का योग सदैव इकाई होता है। तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं बेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर XA हमारे पास आ रहा था 1/51 प्लस आपको XB निकालना है बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप XB मतलब कि H2O का मोल अंश निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस 1/51, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आ गया 51 माइनस 1, तो ये आया आपके पास 50/51, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों घटकों के मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि दोनों घटकों के मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है, इकाई होता है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का मोल अंश हमारे पास आया 1/51 और वाटर का H2O का जो हमारे पास मोल अंश आया वो 50/51 आता है। क्लियर है? तो बेटा इस प्रकार से हमने मोल अंशों के ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया और हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मोल अंश को निकाला जाता है। थैंक यू।